हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस कर रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन में जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सारे मैंने आपको बता दिए। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। और आई होप आप सब लोग वीडियो अच्छी तरह देख रहे होंगे, उनके कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे और साथ में आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो आज कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो एसिडिटी पे होगा पूरा के पूरा और एक वीडियो और कंसेप्ट पे। तो नोट करिए कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या पढ़ना है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है भाई। कितने टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कई बार इनके आईयूपीएसी नाम से या इनके कॉमन नाम से क्वेश्चन आ जाता है, देखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो एक इस तरह का होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, 1,2 एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। नाम याद रखना ना, ये तो कॉमन नाम है जो मैं लिख रहा हूं, आपको आईयूपीएसी नाम भी आना चाहिए। दूसरा बच्चों एक CH2 आप बढ़ा दो और इस तरह आप लिखो इसको, दिस इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड। क्लियर। अच्छा 1 2 3 प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अच्छा एक CH2 और बढ़ा दो। देखो याद करने का तरीका यही है, एक एक CH2 आप बढ़ाते जाओ, दिस इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड, ठीक है। 1 2 3 4 1 4 सॉरी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। अच्छा एक और बढ़ा दो आप, CH2 COOH एंड CH2 COOH, दिस इज कॉल्ड ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, ठीक है बच्चों। कॉमन नेम भी याद होना चाहिए, साथ में आईयूपीएसी नाम भी याद होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है बच्चों। और लास्ट हमारे पास है 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड, ADI सॉरी एडिपिक एसिड, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है। एक तो आपको ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों याद रखने हैं, और भी देखो, ठीक है। अच्छा बेंजीन पर अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे हो तो बच्चों इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड, TH थैलिक एसिड है ना, pH विल बी साइलेंट। अच्छा अगर ये दोनों एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों आइसोथैलिक एसिड। और अगर ये दोनों एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर होते हैं, ध्यान रखना ना, सारे आइसोमर है, ये भी ये भी ये भी, लेकिन नाम अलग है, दिस इज कॉल्ड टरथैलिक एसिड, ठीक है भाई। अच्छा अगर बच्चों इस तरह कुछ हो, ये तो आपको मालूम होगा ना, OH और COOH, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड, जिसकी वजह से एस्प्रिन बनती है, ठीक है। अच्छा अगर मान लिया जाए CH3 और COOH, इसका नाम है पैराटोल्विक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है। ये आपको इनके थोड़ा नाम याद रखने, बाकी और एसिड बहुत सिंपल है, वो तो आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन इनके आईयूपीएसी नाम और साथ में इनके कॉमन नाम आपको याद रखने, ठीक है बच्चों। चलो इतना हो गया, कहाँ गया मेरे डस्टर, ये रहा। तो एक तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है बच्चों। दूसरा हमारे पास है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में कुछ 2-4 मेथड्स आपको याद रखने हैं, बाकी आपको मालूम हो जाएंगे या वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, या उनसे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो प्रिपरेशन में किस किस से प्रिपेयर करेंगे हम देखो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, और शायद मैंने आपको पहले भी ये कंसेप्ट पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम किसी एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, और बच्चों ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, KMnO4 प्लस KOH, इसकी प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COO इस तरह से, पोटेशियम बेंजोएट, ध्यान रखना। और अब इसका अगर हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बीच में ये बनता है, तो कई बार KMnO4 प्लस KOH फॉलोड बाय H2O लिखा होता है, तो ध्यान रखें लास्ट स्टेप क्या होगा, COO। एक बार JEE में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल चेन हो तो वो सीधे के सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती है, COOH में बाय द ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा देखो अगर मान लिया जाए बेंजीन के ऊपर इस तरह कोई चेन हो, ठीक है, तो अगेन इसका भी अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर बच्चों जो है इस तरह कोई चेन हो, यानी इस तरह भी, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, है ना, इस तरह से, तो अगेन इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, अगर बच्चों बेंजीन में कोई ऐसा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी देखो इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और जब इसका आप ऑक्सीडेशन करते हो इस तरह से, तो अब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। केवल टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन ये कभी भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, बस यही। बाकी जो है अगर यहां पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल होता है तो वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, पूरी की पूरी अल्काइल चेन कितनी भी बड़ी चेन हो वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन क्वाटर्नरी कार्बन हो जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर मान लिया जाए बच्चों कि 2 CH3 हो और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो यहां पर जो है क्या मिल जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन जो है इस तरह लगे होते हैं उतने ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। मान लीजिए ये CH3 यहां होता तो जो है यहां पर हमें आइसोथैलिक एसिड मिलता, और ये CH3 यहां होता तो हमें क्या मिलता, टेरथैलिक एसिड मिलता। तो हम थैलिक एसिड डायरेक्ट जो है इस तरह से हम बना सकते हैं। बोलने का मतलब है कि मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय द ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, KMnO4 एंड COOH। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, बहुत इजी है। प्रिपरेशन में दूसरा मेथड कौन सा है बच्चों, देखो दूसरा मेथड हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। हाँ, दूसरा हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड एंड एमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस विद द प्रेजेंस ऑफ द एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में सीधे कन्वर्ट होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, मान लिया जाए हमारे पास कोई साइनाइड है और उसका हम कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस H2O, और यहां पर रखेंगे H+, ठीक है, इन द एसिड की। तो बच्चों पहले साइनाइड क्या बनाता है, यहां एक एमाइड बनाता है, साइनाइड कन्वर्ट इनटू एमाइड, ठीक है, और दोबारा से अगर हम एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो तब जाके एमाइड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और प्लस एक अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। इतना ध्यान रखना। तो पहले साइनाइड एमाइड में और उसके बाद एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है, दिया होता है कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस इन माइल्ड कंडीशन, या यहां पर दिया होता है बच्चों पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों अगर साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो केवल अमाइड बनेगा।
लेकिन अगर साइनाइड का आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों हमेशा आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इतना ध्यान रखना है, ये कई बार कंफ्यूज करता है। देखो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरह से चलोगे तो मिलेगा मिलेगा। पार्शियल का मतलब यहां पे माइल्ड कंडीशन होगी, डाइल्यूट HCl होगा, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेटेड कोई एसिड होगा। तो इतना समझ जाना चाहिए आपको कि हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई इस तरह से। ठीक है, तो साइनाइड के केस में आपको जो है इस तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, अगर मान लिया जाए हमारे पास CN हो और इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस पार्शियल, देन वी विल गेट CONH2, बिल्कुल। और अब अगर CONH2 का दोबारा से आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे मेरी बात? तो कुल मिला के ध्यान क्या रखना है कि CN का अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, तीसरा मेथड जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड और अमाइड, उसके बाद है बच्चों तीसरा मेथड हमारे पास है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा देखो, अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX प्लस CO2 इसके साथ रिएक्शन करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, देन हमें हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ध्यान रखिए। अब देखो कैसे होती है रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, और यहां पर है RMgX प्लस, ये बॉन्ड इधर चला गया, यहां प्लस चार्ज आया, तो जो बच्चों इसका न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, RCO माइनस डबल बॉन्ड O, और इस O माइनस के साथ जुड़ जाएगा MgX। ठीक है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा जो है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस होता है, H2O सॉरी, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, RCOOH प्लस MgOHNX। बस कुछ नहीं करना। तो बोलने का मतलब क्या है कि RMgX में एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ध्यान रखिए, वो कार्बन कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि हमारे पास MgBr है और इसकी रिएक्शन हम करेंगे पहले CO2 से और दोबारा से करेंगे हाइड्रोलाइसिस, देन हमें क्या मिलेगा बच्चों। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपको देखो R तो यही लगाना है पूरा के पूरा, बस इस R पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना है, तो बेंजोइक एसिड हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि R डिसाइड करेगा कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलने वाला है। अगर यहाँ पे CH3 होता तो एसिडिक एसिड, यहाँ पे जो है कुछ और होता तो कुछ और टाइप का हमें एसिड मिलता। समझे ना बात मेरी? तो R हमें कहां से मिलता है, इस RMgX की मदद से। ठीक है, चलो। तो कई बार डायरेक्ट इस तरह की रिएक्शन भी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, फ्रॉम, फोर्थ वाला है ना, देखो, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। ठीक है। अच्छा, एस्टर्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O और R। ठीक है बच्चों, और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों एस्टर का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और ऑलवेज किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है बच्चों, तो जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों ये यहां से टूटेगा, ध्यान रखना, CO और O बॉन्ड से, तो इतना क्या यहां पर आएगा H और यहां पर आएगा OH। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमेशा हमें मिलता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल। ठीक है भाई, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल देगा, डिपेंड करेगा कि यहां R कौन सा है, यहां R कौन सा है। समझे मेरी बात? ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये हो गया पूरा। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी देखो इसकी एग्जांपल मैं करवाने वाला हूं। मान लिया जाए हमारे पास है CH3 CH2 COO CH3, और इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा,
तो बच्चों क्या करना है, देखो यहां से CO से तोड़ना है, तो इतना एसिड मिलेगा और इतना अल्कोहल मिलेगा। तो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड और प्लस क्या मिलेगा, मीथेनॉल। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक एस्टर आपको दे रखा होता है, हाइड्रोलिसिस करने से कौन से एसिड बनेंगे, है ना, ये कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों यहां से ब्रेक करना है CO वाले पार्ट से, तो ये वाला पार्ट हमेशा अल्कोहल बनेगा और ये वाला पार्ट जिसके पास CO होगा वो बच्चों हमेशा एसिड बनेगा, और जिसके पास OR होगा वो हमेशा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। चलो कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, है ना, उनको आप सॉल्व करो। ठीक है, पहला देखो हमारे पास है CH3COO C2H5। ठीक है, इसका अगर हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो क्या हमें मिलेगा, नंबर 2 COOCH3, देन इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलो इन दोनों को सॉल्व करो, फिर मैं और भी करवाता हूं आपको, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है। पहले इनको देखते हैं ना। अच्छा 2-3 एग्जाम्पल, तो 1-2 एग्जाम्पल मैं यहां और लिखता हूं, है ना। अच्छा जी, हाँ, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई एस्टर हमारे पास हुआ, ये, तो तब क्या मिलेगा, है ना। ठीक है, बस सॉल्व करते जाओ, आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और अभी मैंने आपको बता ही दिया है CH3O, नहीं COO, और ये बताओ। ठीक है, चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते, बहुत सारे हमारे पास हो गए। अब देखो पहले इधर कहां से तोड़ोगे, यहां से, जहां से CO होगा बच्चों, है ना, CO, तो इतना पार्ट एसिड और इतना पार्ट अल्कोहल, तो कौन सा एसिड बनेगा, देखो CH3COOH एसिडिक एसिड और C2H5OH इथेनॉल। ठीक है, ये कहां से टूटेगा, CO से, तो यहां से बनेगा बच्चों हमारे पास बेंजोइक एसिड और दूसरा बनेगा मेथेनॉल। चेक करो, ठीक है, इसको देखो यहां से टूटेगा, तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास एसिडिक एसिड और साथ में बनेगा ये फिनॉल। ठीक है, अच्छा ये कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, है ना, तो साइक्लिक है, तो एक ही कंपाउंड मिलेगा आपको इस तरह से, तो ये हो जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड इधर, और इधर हो जाएगा CH2OH, ये तो है ना। ठीक है, तो इस तरह कंपाउंड, तो बोलने का मतलब है कि एस्टर को तोड़ना आना चाहिए आपको। तो 2 कंपाउंड आपको मिलेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एक अल्कोहल, तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, डिपेंड करेगा कि CO किधर है और O किधर है। ध्यान रखना, हमेशा CO वाला पार्ट एसिड बनेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, कंप्लीट। चलो, तो ये था हमारे पास 4 मेथड जिनसे कुछ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन इनसे आए भी हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हम बात करते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन दो नेम रिएक्शन यहां पर है ना, उनसे कई बार क्वेश्चन आया है, नेम रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले एक विचित्र सा नाम है, पहली हेल वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, अजीब सा नाम है ना, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो पहले नोट करो कि ये नेम रिएक्शन हमें पढ़नी है और इसका काम क्या होता है बच्चों। अब देखो, सबसे पहले नाम HVZ रिएक्शन, क्या काम है, सबसे पहले देखो नंबर 1, तो ये जो रिएक्शन है वही कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिनके पास गिव्स, देखो है ना क्या बोल रहा हूं, गिव्स ओनली दोज कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला जो कार्बन है उस पर जो भी हाइड्रोजन लगा होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये तो है ना, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन, यानी बगल वाला कार्बन, और उस पर जो भी हाइड्रोजन लगा होगा दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी जाके ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन
नहीं होगी। दूसरा, इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं, कौन से रिएजेंट यूज होते हैं बच्चों इसमें, देखो Cl2 या Br2 और प्लस रेड फॉस्फोरस। बस इसकी खास बात है ये, Cl2 रेड फॉस्फोरस, कई बार कैसा लिखा जाता है देखो Cl2NP, और ऐसा लिखा जाता है Br2N रेड P, बात एक ही है। तो ये इसके रिएजेंट है। और बच्चों इसमें जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा हेलोजन या अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो है ना, यानी अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, हेलोजन के थ्रू, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अब मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है CH3 CH2COOH, और हमने ऊपर यहां पर लिखा है देखो Cl2 और इधर लिखा है रेड फॉस्फोरस। बात ये कि मैच कर लेना, ऊपर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अच्छा फॉलोड बाय, इसमें कई बार हाइड्रोलाइसिस भी होता है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड टाइम पे। अब देखो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन। तो ये Cl2 बच्चों क्या करेगा, इसी अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करके उसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन के थ्रू। तो यहां देखो, बस ध्यान क्या रखना है, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया देखो, और बाकी सब कुछ जैसा था वैसा ही चलेगा। तो यहां पे आ गया बच्चों अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड भाई, ये काम है इसका, ध्यान रखना। ठीक, दूसरी रिएक्शन देखो, अगर मैं आपको बोलूं CH3COOH, लिखने का तरीका देखो Br2 रेड फॉस्फोरस पहला, और दूसरा है हाइड्रोलाइसिस। तो बात ये कि घबराना मत, हाइड्रोलाइसिस है ना, क्या काम करेगा। अच्छा इस समय अल्फा कार्बन कौन सा है, ये, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन से वे, ये, तो CH2Cl, देखो Cl आ गया, प्लस COOH तो रहेगा, और यहां पे HCl। तो देखिए बच्चों अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखिए, दिस इज द टाइप ऑफ HBZ रिएक्शन। समझे बात मेरी, कंसेप्ट समझो पहले, कंसेप्ट क्या है। ठीक, तो डायरेक्ट इससे ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेल-वोलार्ड जेनेस्की रिएक्शन, और किस तरह की रिएक्शन होती है, क्या रिएजेंट यूज होता है, और कौन कौन से जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देंगे और कौन से नहीं देंगे। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपको बोलूं क्या बेंजोइक एसिड HBZ रिएक्शन देगा, नो, क्योंकि बेंजोइक एसिड के पास अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना HBZ रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अच्छा अगर आपको बोला जाए CH3COOH, क्या ये रिएक्शन देगा, नो, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा CCl3COOH, क्या ये रिएक्शन देगा, नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो कहानी बच्चों ये है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा केवल वो ही रिएक्शन देंगे, अदरवाइज कोई रिएक्शन देंगे। इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था तो ये HBZ रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन देखो यहां पर अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो हमें तो अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है, तो ये रिएक्शन देगा। और यहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, हेलोजन, बात खत्म। एक इस तरह का क्वेश्चन आपको टैकल करना है। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं चीजों को, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से हमें रिएक्शन करनी है। ठीक है भाई, चलो तो पहले आप जरा सा कुछ वार्म अप करो, आप बोलो Br2 फॉस्फोरस और H2 प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, चलो Cl2
प्लस रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय H2O। बताओ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। अल्फा कार्बन ढूंढो। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन है लगा हुआ, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन हो जाएगी CHCl COOH, बात खत्म। यहां पर देखो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, तो अल्फा कार्बन कौन सा, ये वाला है ना, तो इस पर जो हाइड्रोजन लगा होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को रिप्लेस करना हमें, और किसी को छेड़ना भी नहीं है। तो यहां पर तो ऐसे SH, और इधर क्या था ये Cl, अच्छा Cl या Br लगा हुआ है ना, जो भी हाइड्रोजन आप लोगे Cl, बात खत्म। अच्छा एक और ट्विस्ट करते हैं जरा। कई बार बच्चों क्या होता है, जैसे मान लिया जाए Cl2 प्लस फॉस्फोरस फॉलोड बाय H2O, तो यहां पर एक हैलोजन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को एक बार, लेकिन बच्चों जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेंगे तब तक जो है रिएक्शन होती रहेंगी। दोबारा से आप रिएक्शन करोगे Cl2 प्लस फॉस्फोरस एंड वाटर, ठीक है, तो देखो CH Cl और Cl एंड COOH, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर एक बार और रिएक्शन करो फॉस्फोरस एंड फॉलोड बाय H2O, तो Cl 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 और COOH, बस बात। तो जब तक उसके पास हाइड्रोजन है तब तक वो रिप्लेस हो सकते हैं, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिल सकता है हमें फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो ये मत देखना कि भाई एक ही बार रिप्लेस करना है, हो सकता है कि क्या पता ऑप्शन में ऐसा कुछ हो कि वो 3 बार का प्रोडक्ट पूछ रहा हो। ठीक है, चलो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा एक और ट्विस्ट इसमें बताता हूं आपको। अगर आपको बोला जाए कि ये हमारे पास कोई CH3 CHCl और COOH, अगर बच्चों इसको मैं एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करता हूं तो तब क्या मिलेगा, जरा दिमाग लगाओ। और अगर इसको मैं ट्रीट करता हूं NaCN के साथ तो तब क्या मिलेगा बच्चाओं, बताओ सॉरी। और अगर इसको मैं ट्रीट करता हूं NH3 के साथ तो अब क्या मिलेगा, NaCN, नॉट Cl है ना, CN, NaCN। देखो बच्चों, एल्कोहलिक KOH इज ए रिएजेंट फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो क्या निकलेगा, H और Cl निकल जाएगा, तो Cl इधर से निकलेगा और H इधर से निकलेगा, ये तो वहां। तो बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, इस तरह ध्यान रखना, कई बार एक्सटेंड कर लेते रिएक्शन को, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा NaCN में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि CN क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, तो CN Cl को रिप्लेस कर देगा, तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी CHCN और COOH, करेक्ट। अच्छा यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल का कौन सा है, NH2, तो Cl विल बी रिप्लेस बाय NH2 और COOH। समझे बात मेरी, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। ठीक है, चलो ग्लाइसिन ही है ये ना, ग्लाइसिन नहीं, एलानिन अमीनो एसिड है ना। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों यहां पर अगर हमें हाइड्रोलाइसिस करना है देन क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस जब करोगे तो हमेशा CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो COOH में, अभी तो बोला था यार, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएंगे इस तरह से। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करना भी आपको आना चाहिए कि जो है अगर रिएक्शन एक्सटेंड हो जाए तो हमें किस तरह के प्रोडक्ट बनाने। तो बच्चों ये था हमारे पास हेल-वोलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी नेम रिएक्शन हमारे पास बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन, और आपने बहुत बार पढ़ी होगी। दूसरी डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, पहले टाइम देख लेते कितना हुआ भाई। अच्छा अभी तो 29 मिनट हो रही है, सही है। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, और डी कार्बोक्सिलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सोडा लाइम, और सोडा लाइम होता है NaOH एंड COH नहीं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कई बार केवल हीट करने से भी डी कार्बोक्सिलेशन पॉसिबल हो सकता है, डिफरेंट कंडीशन। समझे मेरी बात, तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ
डी कार्बोक्सिलेशन से बच्चों हमेशा क्या बनता है, एल्केन मिलता है, यानी CO2 रिमूव हो जाएगा तो वहां पर हाइड्रोकार्बन एल्केन मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मान लिया जाए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसका हम कर रहे हैं सोडा लाइम CaO विद हीट, तो बच्चों क्या होगा, देखो CO2 तो निकाल देना है, तो R और H प्लस जो CO2 होगा वो Na2CO3 कार्बोनेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एक एल्केन। बस इतना ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना। ठीक, अच्छा चलो, अगर आपको बोला जाए कि बहुत सिंपल है, ये वाला दिया जाए और यहां पर NaOH प्लस CaO विद हीट, तो CO2 निकाल दो तो CH4 मीथेन मिल जाएगा आपको प्लस Na2CO3। अगर आपको बोला जाए कि मैंने बेंजोइक एसिड का सोडा लाइम करना है डो सेम एज अबाउ, तो CO2 निकाल दो, है ना, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन, तो H लगाने की जरूरत है नहीं वैसे भी, है ना, ठीक है, प्लस Na2CO3। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसे। ठीक है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कहां पर आता है, अब देखिए, तो इतना हो गया, है ना, हाँ, अब नोट करो थोड़ा सा जो ट्विस्टिंग है वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, मैं आपको बताता हूं, है ना। देखो, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज C डबल बॉन्ड O NO2 एंड C डबल OH, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कार्बोनिल ग्रुप, NO2 ग्रुप और C डबल O ग्रुप प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, ध्यान रखना, बीटा पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो हमारे पास मेन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी बीटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। ध्यान रखना, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन बढ़ जाता है और क्या होता है, इजी ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो डी कार्बोक्सिलेशन विल बी डन ओनली विद हीटिंग, ओनली विद हीटिंग। अब आपको सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे मेरी बात। तो बच्चों अगर सिंपल एसिड होता है तो तब आप सोडा लाइम की मदद से उसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे जैसे हमने अभी किया था। लेकिन अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में इन ग्रुप की प्रेजेंस होती है तो केवल हीटिंग से ही जो है डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH2C डबल OH, ये हमारा मेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा हुआ और बीटा। देखो बीटा पोजीशन पर है ना, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल हीट करेंगे तो यहां से CO2 निकल जाएगा। तो अभी क्या बनने वाला है, एसीटोन। बस ये तो है ना भाई, CO2 निकल जाएगा तो ये CH2 और H, ये CH3 बन गया, तो बना तो एल्केन ही, बस ये ग्रुप था तो इसने कीटोन बना दिया उसे। समझे मेरी बात, ठीक है। अच्छा देखो दूसरा, CH2C डबल OH एंड C डबल OH, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको हीट करोगे, अब हीट है, सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये पूरा के पूरा निकल जाएगा। एक ही निकलेगा, ध्यान रखना बच्चों ना, सॉरी ये निकलेगा, बात एक ही है ना। चलो ये इसको मान लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल OH, एक ग्रुप रहेगा बस। समझे मेरी बात, दो ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान लिया जाए, इसीलिए इसका डी कार्बोक्सिलेशन हीटिंग की वजह से होता है। और अब इसका आप डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सोडा लाइम की, तो ये CH4। समझे मेरी बात, कहां पर सोडा लाइम की जरूरत पड़ रही है, कहां पर सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। चलो अब मैं एक आध क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों कि सोडा लाइम कहां पर जरूरत है, कहां पर नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, चलो अगर मान लिया जाए ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये ना, ये नहीं बना, बेंजीन नहीं बनाना। चलो, और इसका हम करेंगे हीटिंग, तो बताओ क्या बनने वाला है, पूछो जरा, पूछो पूछो पूछो। और दूसरा हमारे पास है, चलो सॉल्व करो इनको, है ना। देखो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 निकल जाएगा, ये H यहां आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या मिल जाएगा भाई, कीटोन मिल जाएगा हमें, यानी साइक्लोहेक्सेनोन और प्लस CO2। क्लियर। यहां पर भी ऐसा है, देखो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह है, तो ये CO2 निकाल दो और इसकी जगह में केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहने दो, बात खत्म हो जाए। ठीक है, तो हो गया इस तरह से। ठीक है, और अगर इसके बाद आपको पूछा जाए कि आप Cl2 प्लस रेड फॉस्फोरस करो, तो जरा मुझे A बताना, और A के बाद अगर मैं एल्कोहलिक KOH करता हूं तो फिर मुझे B बताओ। ये आपको करना है, ठीक है, समझे मेरी बात। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन को बढ़ा देता है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और ट्विस्ट, अगर बच्चों आपके पास 1,4 डाइओइक एसिड या 1,5 डाइओइक एसिड हैं, तो उनका अगर हम हीटिंग करेंगे तो बच्चों वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन ना होके क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ध्यान रखिए, डिहाइड्रेशन मतलब माइनस वाटर। और बच्चों जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो आसपास होते हैं उनका जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, एनहाइड्राइड मिलता है। ध्यान रखिए, इस केस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा या एल्केन नहीं मिलेगी, वी गेट एनहाइड्राइड। वो कब होगा, जब 1,4 और 1,5 होगा। 1,4 कब होगा, देखो CH2 COOH ऐसा था, और CH2 COOH ऐसा था। ठीक है, 1,4 और 1,5 है ना, ठीक है। अच्छा आप इसको हीट करो तो आप बोलोगे बस CO2 निकाल दो, लेकिन बच्चों यहां पर डिहाइड्रेशन होगा तो माइनस वाटर और एक एनहाइड्राइड हमें यहां पर मिल जाएगा, जो कि इस तरह से। तो दिस इज मेलोनिक एसिड, दिस इज मेलोनिक एनहाइड्राइड। अच्छा सेम कंडीशन और अप्लाई करते हैं, CH2 CH2 COOH एंड CH2 COOH। तो बताओ जरा क्या होगा। अच्छा ऐसी कंडीशन बच्चों बेंजीन के केस में भी होती है ना। ठीक है, अगर मैं थैलिक एसिड लूं और थैलिक एसिड को मैं हीट करूं तो यहां पर CO2 नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर जो है बेंजीन वाली कंडीशन आ रही है। यहां पर बच्चों होगा डिहाइड्रेशन, तो यहां पर वाटर निकल जाएगा और हमें जो है थैलिक एनहाइड्राइड से ही काम चलाना पड़ेगा। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एसिड। लिखने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, है ना, इस तरह से। समझे मेरी बात। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कहां पर हमें डिहाइड्रेशन करना है और कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन करना है। और यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर इधर करो, ठीक है, CH2 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 COCON। क्लियर कंसेप्ट, हाँ नोट करो फटाफट, देखो किस तरह से काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कहां पर जो है डीकार्बोक्सिलेशन करना है, कब जो है हमें जो है डिहाइड्रेशन करना है, वो सब चीजें। ठीक है, चलो समझ में बात आ गई। तो ये तो ही हमारे पास दोनों नेम रिएक्शन। और बच्चों एक नेम रिएक्शन और है, आपको मालूम होगा हुंस डीकर रिएक्शन, जिसमें कि सिल्वर सॉल्ट क्या करता है, ब्रोमीन के साथ मिलके, मैंने पढ़ाया था ये एल्केन में, सॉरी हेलो एल्केन एंड हेलोरिन में था। कौन सी रिएक्शन, हुंस डीकर रिएक्शन, वो आप देखो हुंस डीकर रिएक्शन, वो भी जो है इसी तरह की रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, एक और रिएक्शन है जिसमें फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एमाइड एसिड क्लोराइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एमाइड एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। देखो इतनों की फॉर्मेशन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एसिड, ठीक है बच्चों। तो देखो एस्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अल्कोहल चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड खास किसकी रिएक्शन करे, अच्छा एमाइड बनाना है तो किसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, अमोनिया। एसिड क्लोराइड बनाना है तो किसकी रिएक्शन करेगी बच्चों, PCl5। और एनहाइड्राइड बनाना है तो एक एसिड और लगेगा, यानी दो एसिड को आप मिला दो। एनहाइड्राइड एक रफ आइडिया है कि इन चीजों को मिलाते, इन मतलब इन सब को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिला दें तो वो हमें ये कंपाउंड दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, मालूम है, ठीक है। और बच्चों एस्टरिफिकेशन हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और किसकी प्रेजेंस में होती है, अभी तो बोला था एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल, यहां से OH, ध्यान रखना बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा और अल्कोहल का H, और यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एस्टर मिलेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन बच्चों हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तो ये वाटर जो है रिमूव होता रहेगा, तो जो इक्विलिब्रियम है वो कहां शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं करते हैं तो वाटर जो है एस्टर को तोड़ के दोबारा से एसिड और अल्कोहल बना देगा, इसीलिए वाटर को रिमूव करना बहुत जरूरी है यहां पर, और वो कौन करता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। समझे मेरी बात, इसलिए एसिड का यूज किया जाता है, ठीक। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल का हमेशा H यूज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH यूज होगा, ठीक है बच्चों। चलो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कौन सा हमें एस्टर मिलेगा, जरा बताओ, सॉल्व करो, फिर मैं भी सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस तरह का एस्टर हमें मिल जाएगा, यानी 1,2 फिनाइल इथेनोएट। और बच्चों इसको मैं अगर चेंज कर, देखो कितनी प्रॉब्लम है ना, अगर मैंने बेंजोइक एसिड लिया और यहां पे जो है ये लिया, बेंजोइक एसिड लिया और इथेनॉल लिया, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। और तब आपने जो है हमें एस्टर बनाने के लिए बोला, तो अब एस्टर चेंज हो जाएगा, है ना बच्चों। देखो COOC2H5, दिस विल कॉल्ड इथाइल बेंजोएट और इसका नाम है फिनाइल इथेनोएट। देखो कितनी सब कुछ सेम है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि एस्टर का जो नेमिंग है वो इस पे डिपेंड करता है कि CO के साथ क्या जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना बताने की जरूरत नहीं, इतनी आपको मालूम होगा, ठीक। अच्छा इससे क्वेश्चन कैसा आता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि अगर मैं आपको बोलूं कि मीथेनॉल और इथेनॉल में कौन जल्दी एस्टरिफिकेशन करेगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कुछ एसिड्स हैं और कुछ अल्कोहल है, एक अल्कोहल है आपके पास मीथेनॉल और दूसरा अल्कोहल है आपके पास इथेनॉल, अब बोलो कौन जल्दी एस्टरिफिकेशन करेगा। या आपके पास तीसरा कोई अल्कोहल है, इस तरह का कोई अल्कोहल है, सॉरी इस तरह का, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है जो हमारे पास एस्टरिफिकेशन है वो एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, जितना हिंड्रेंस कम होगा, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, उतना रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और बच्चों हिंड्रेंस कब कम होता है, जब मॉलिक्यूल छोटा होता है, ध्यान रखना। तो अल्कोहल भी छोटा लेना है और एसिड भी छोटा लेना है, तो वो करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना है ना।
ये देखो सिंपल सी बात है। देखो जितना एसिड छोटा होगा जिस उसके पास आर जितने कम होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ये याद रखना है। तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा एस्टरिफिकेशन करेगा देन एसिटिक एसिड, फिर जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सेम कंसेप्ट अल्कोहल पर भी है, जितना छोटा अल्कोहल होगा उतना रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन भी फास्ट होगा। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, एसोप्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल वो सब चलता रहेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। क्लियर? छोटा होना चाहिए यानी प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, चलो समझे बात मेरी? हाँ। अब बात करते हैं बच्चों की एस्टरिफिकेशन हो गया। अब ये हमारे पास है एसिड क्लोराइड, है ना, बहुत इजी है, मैं फटाफट इसको बता देता हूं। देखो आज हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब आपको जो है एसिड क्लोराइड बनाना है तो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। PCl5 से बन सकता है, PCl3 से बन सकता है, और SO2Cl2 से बन सकता है। इन तीनों से बन सकता है। तो अब इन तीनों से एक ही चीज बनेगी, RCOCl। यानी आपको क्या करना है, इस OH को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों? Cl से रिप्लेस करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? एसिड क्लोराइड। कुछ नहीं करना है ऐसा। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम बनाएंगे क्या? एमाइड। थोड़ा एमाइड में एक आध क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब उसकी रिएक्शन हम करते हैं अमोनिया के साथ, तो बच्चों अमोनिया बेस है, ये एसिड है, तो सबसे पहले एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है ना, सीधी सी बात है। तो अमोनियम एसीटेट, माइनस और प्लस। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसको हीट करें, अमोनियम सॉल्ट को हम हीट करें, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है? बस एमाइड मिल जाता है हमें। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एमाइड बनने की प्रोसेस ये होती है। अच्छा कई बार डायरेक्ट कर लेते हैं। कैसे डायरेक्ट? देखो CH3COOH, ठीक है, और ऊपर लिखा बच्चों NH3 और नीचे लिखा हीट। देखो पहले मैंने NH3 किया देन हीट किया, इन्होंने दोनों एक साथ लिख दिए। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे? सीधे एमाइड बनाओगे और प्लस वाटर लिखोगे। ठीक है बच्चों? अच्छा चलो जरा इसको करो। अगर मैं आपको बोलूं कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड में NH3 फॉलोड बाय हीट, सिंपल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कार्बोक्सामाइड में, बेंजामाइड। सिंपल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बात? अच्छा इसको थोड़ा सा ट्रिक घुमाते हैं। अब देखो कैसे, एक बार नीट में भी आया था, वो शायद पिछले साल आया था, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे था। सपोज मान लिया जाए आपके पास है ये थैलिक एसिड, ये रहा थैलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन आपने की केवल NH3 के साथ, है ना। तो बच्चों क्या होगा? सबसे पहले थैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? COONH4 सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर हम हीट करें तो क्या होगा? दोनों जगह से वाटर निकल जाएगा, तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? CONH2 एंड CONH2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। थैलामाइड, अब देखो थैलामाइड। अच्छा अगर हम इस थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट करें, स्ट्रॉन्ग हीट, तो बच्चों क्या होगा? जरा लगाना। जब दो NH2 आसपास होते हैं तो एक NH3 अमोनिया की फॉर्म से निकल जाता है। ध्यान रखना, इस तरह से कई बार पूछा भी जाता है। तो बच्चों यहां पर बनेगा, देखो CONH, ये इस तरह से, और इसका नाम होगा थैलिमाइड। केवल फर्क इसका है, देखो I और A, ये थैलामाइड और ये थैलिमाइड। ठीक है, याद रखिए। देखो इस तरह से, तो एक आध बार पिछली बार नीट में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करना भी आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो हो गया। तो ये एमाइड का प्रोसेस है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही है पूरा के पूरा। ठीक है, तो एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, बचा कौन? एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड कब बनेगा? जब बच्चों दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलेंगे ऐसे। और एनहाइड्राइड बनने के लिए आपको स्पेशल रेजेंट की जरूरत पड़ती है बच्चों। कई बार लिखते हैं P2O5, बहुत बार P2O5 लिखा होता है।
तो P2O5 एक तरह का क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो H इधर से और OH इधर से निकल के है, तो क्या बना देखो, RCO और बस बात खत्म, एनहाइड्रेट। ध्यान रखिए P2O5 है ना। अच्छा, कई बार P2O5 की जगह जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी चलता है। ध्यान रखें, H2SO4 ऑल्सो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन ये एनहाइड्रेट बनाने में P2O5 बहुत बार यूज होता है, बहुत बार। ठीक है। अच्छा, P2O5 का एक और काम है, वैसे P2O5 का काम डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोई एमाइड है और यहां पर P2O5 यूज करे तो क्या करेगा, बताओ 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 बताओ। काम वही है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बच्चों P2O5 यहां पर क्या बनाएगा, साइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट, H2 और वो निकाल दिया उसने भाई, काम तो ये भी वही कर रहा है ना, वाटर निकाल रहा है, यहां भी वाटर निकालेगा। तो ये P2O5 इन दो जगह बहुत काम आता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें क्या दे देगा, हमें एनहाइड्रेट। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई। ठीक है। अच्छा, कितना टाइम हुआ पहले देख लेते हैं। 51 मिनट हो गए, बहुत हो गया मुझे लगता है ना। अब देखते हैं कौन सा कोई और रह रखा है। ठीक है, काफी हो गया मुझे लगता है इसमें, है ना। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बाकी है और एक और मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। देखिए बच्चों, ये तो इतना हमने कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इनका एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिटी, वो अभी रह रखा है, एसिडिटी ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं कल कराऊंगा। बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास है, बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जिसके आप एसिडिटी फाइंड आउट करोगे। तो इसका कॉन्सेप्ट और एसिडिटी का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको पूछा जाए कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर की इंट्रा, इंटर। अच्छा, आप बोलोगे ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो दोनों में से इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कैसे हुई। देखो, अगर बच्चों में कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बनता है, मालूम है ना आपको। ठीक है। अच्छा, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी तरह से इसमें कनेक्ट होगा। देखो, ये देखो, दिस इज कॉल्ड डाइमर। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल जो है एक ही तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इस तरह से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड यहां पर ज्यादा, यहां पर कम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बस थोड़ी सी चीजें ये ध्यान रखनी है, बाकी कुछ और है नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।